जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। मैं आपका साथी मोतीलाल और मैं आपको जो है जीके का सेक्शन पढ़ाऊंगा यहाँ पे। इससे पहले आपका साइंस का सेक्शन चल पड़ा है, साइंस की वीडियो आ रही हैं। ये आपका जीके का पहला पार्ट रहेगा जिसमें 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप भी साथ में जो है पेन कॉपी साथ में रखें और अपना आंसर आप साथ में लगाते जाएं। आपको कितना आता है आप पता कर सकते हैं, कितना सही क्वेश्चन जा रहे हैं आपके, वो आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले 2 लाइनें लिखी हैं आपके लिए। न कोस अपनी किस्मत को, न कोस अपनी किस्मत को, रख भरोसा अपनी मेहनत पर, रख भरोसा अपनी मेहनत पर। तू भी एक दिन चमकेगा, तू भी एक दिन चमकेगा, देख सही तप कर अपनी मेहनत की आग पर, देख सही तप कर अपनी मेहनत की आग पर। तो आइए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो यह आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखिए, मतलब भारत की जो संपत्ति है वो कहाँ चली गई, ब्रिटेन की तरफ चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब इंडिया को इतना लूटा है कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वहां से मतलब इंडिया से ब्रिटिशरों ने सोने के जो है जहाज भर भर के लेकर गए हैं वो। तो ये जो सिद्धांत दिया संपत्ति के अपवहन का, वो किसने दिया है। क्वेश्चन ये है आपके पास और 4 ऑप्शन है आपके पास। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो देखिए, आंसर बताने से पहले इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है आपको जीके से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके सिलेबस में, जीडी के सिलेबस में या आर्मी के सिलेबस में जो भी पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो सारे करवाए जाएंगे आपको। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो देखिए, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन थे आपके पास और अभी तक आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और इनको अनऑफिशियल जो है एम्बेसडर भी बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि इंग्लैंड में भी रहे थे तो इसके कारण इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया के बारे में इन्होंने बहुत सारे काम किए। साथ में देखिए, अगर हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी ने ये बात कही कहाँ पे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। संपत्ति के अपवहन की बात करेंगे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। कौन सी पुस्तक थी, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करी थी, इस सिद्धांत की बात करी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके दूसरे IRS थे, इंडिया भारतीय अखिल सेवा में दूसरे ये अधिकारी रहे हैं, लेकिन इनको पद से हटा दिया गया था इनके। और लाला लाजपत राय की अगर हम बात करेंगे तो इनको पंजाब केसरी पंजाब भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय को जो है साइमन कमीशन का भी विरोध कर रहे थे 1928 में, तो उसमें इनको लाठियां मारी गई थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की थी वो किसके बीच में थी, मतलब कौन से शहर से लेकर के कौन से शहर तक के लिए लगाई गई थी ये लाइन। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे ट्रेन की बात करेंगे, ट्रेन पहली कहाँ पे चली। ठीक है, पहली ट्रेन चली आपकी मुंबई से, बम्बई से थाने चली थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और कब चली थी, 1853 में ही चली थी। ठीक है, लेकिन हम बात करें टेलीग्राफी लाइन की, मतलब ऐसी लाइन जिससे आपको आगे जो है आप अपना मैसेज पहुंचा सकते थे। ठीक है, ये खंबे लगाए जाते थे और इलेक्ट्रिक खंबे लगाए जाते थे जिसके कारण आपकी जो मैसेज है वो आगे पहुंचाया जाता था। टेलीग्राफी लाइन उसे कहा जाता है। और ये जो पहली बार चलाई गई वो कहाँ चलाई गई, कौन से ट्रैक रेलवे ट्रैक पे चली थी, ये चली थी आपकी कलकत्ता और
आगरा के मध्य। तो कलकत्ता और आगरा के मध्य जो है आपकी पहली टेलीग्राफी लाइन चलाई गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और कब चलाई गई थी? 1853 में। और लॉर्ड डलहौजी का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत अपनाया था? लेफ्स का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स, ठीक है। अब जो आपका व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं इसे हिंदी में, ध्यान रखेंगे। मतलब आपका जो किसी के पास, किसी राजा या रियासत के पास जो है उनका पुत्र नहीं होता था, तो वो उनके जो उनकी रियासत थी उनको ब्रिटिश रूल में मिला लेते थे, ठीक है, कंपनी में मिला लेते थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, ठीक है। आधुनिक भारत की बात हो रही है, इसमें पहले भी आपके सुधार आंदोलन चलते रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे उनके द्वारा होते रहे हैं, लेकिन आधुनिक भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, पहले एक क्वेश्चन आप कर लें कि आधुनिक भारत या पुनर्जागरण का पितामह भारत में किसे कहा जाता है? वो कौन थे आपके? राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत के पितामह कहे जाते हैं, पुनर्जागरण के पितामह कहा जाता है इनको। और साथ में ध्यान रखिए, अगर हम बात करेंगे कि भारत का पहला जो आपका क्या रहा, हिंदू सुधार आधुनिक भारत का, ठीक है, वो कौन सा रहा? ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो देखिए ब्रह्म समाज का दूसरा नाम है बंगाल पुनर्जागरण। बंगाल पुनर्जागरण, और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये राजा राम मोहन राय जी कहाँ से थे? कलकत्ता से थे, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है आपकी 1828 में, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किसके द्वारा हुई? राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। और ये आधुनिक भारत का जो है पहला हिंदू सुधार आंदोलन माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, चार ऑप्शन है आपके पास, लॉर्ड एटली है, लॉर्ड माउंटबेटन है, सी राजगोपालाचारी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा? उससे पहले दो चार चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे भारत के पहले गवर्नर की, ठीक है, भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत के नहीं सॉरी बंगाल के गवर्नर थे, ये ध्यान रखेंगे, बंगाल के गवर्नर, ठीक है। फिर बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया जाता है विलियम, जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है उसे किसको बनाया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। फिर भारत का गवर्नर जनरल बनता है, जिसे वो किसे बनाया जाता है? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है। विलियम बेंटिक को जो है क्या बनते हैं? भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। और कौन से अधिनियम के तहत? आपका 1833 का जो है चार्टर अधिनियम था, तीसरा चार्टर अधिनियम था, इसके तहत विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। और अभी हमारा पास क्वेश्चन क्या है? गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत के समय? स्वतंत्र भारत के समय जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का अंतिम वायसराय कौन था, वो भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का पहला महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी आपका आंसर क्या आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कुछ लोग सी राजगोपालाचारी बताएंगे, देखिए सी राजगोपालाचारी भी भारत के ही गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये कैसे थे? पहले भारतीय जो है स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल रहे, और पहले भी रहे और अंतिम भी रहे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का भी है। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष बने ये। और इसके अलावा भारत के 2 बार ये राष्ट्रपति बने हैं। और इनको जो राष्ट्रपति बनाया गया वो कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इनको राष्ट्रपति का बनाया गया है 24 जनवरी 1950 में, जो है इनको राष्ट्रपति का पद दे दिया गया था, इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। इटली की बात करेंगे तो इटली देखिए
इटली जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के आज़ाद होने के समय इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनकी एक पार्टी है वहाँ पे, लेबर पार्टी थी, उस समय चुनाव हुए थे 1945 में। जैसे ही सरकार आई इनकी तो इन्होंने भारत को आज़ाद करने की बात कही थी और भारत में इन्होंने कैबिनेट मिशन भी भेजा था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वो किसके द्वारा भेजा गया था? लॉर्ड एटली के द्वारा, ठीक है। वो कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? यहाँ पे इकैती लिखा गया है, ये क्लैरिकल मिस्टेक है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये डकैती होगा यहाँ पे, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। काकोरी ट्रेन डकैती की बात करेंगे तो ये हुई कब थी? ये हुई आपकी 9 अगस्त 1925 में, ठीक है। कब हुई? 9 अगस्त 1925 में। कहाँ पे? यूपी में जगह है ये काकोरी, ठीक है। इसके जो नायक रहे थे वो, इसमें बहुत सारे लोग रहे थे, लेकिन नायक की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन होने के साथ यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो एक ही रहेगा, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसका आंसर रहेगा राम प्रसाद बिस्मिल। और साथ में यहाँ पे बात करेंगे तो इनके साथ और कौन कौन से लोग थे? यहाँ पे अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां भी यहाँ पे थे, ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, यहाँ पे इनके साथी थे। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अशफाक उल्ला खां की भी बात करेंगे तो वो भी काकोरी ट्रेन डकैती से ही रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और साथ में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि काकोरी कांड नाम करके आपका एक क्या था, यूपी में एक रेलवे स्टेशन था। अब यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल करके क्या रखा है भाई? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काकोरी कांड का जो नया नाम रखा गया है, काकोरी कांड जगह का नाम, नया नाम क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 में। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे, अशफाक उल्ला खां रहे, साथ में अगर हम बात करेंगे तो राजेंद्र नाथ लाहनी ये भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वो है, ये 6वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की बात करी है यहाँ पे, तो केंद्र में जब द्वैध शासन की बात करी तो ये हुआ आपका 1935 में, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन कब आया आपका? 1935 में, ठीक है। आप ऑप्शन में कमेंट में मेरे को बताएंगे कि जो आपका प्रांतों में जो आपका क्या रहा, द्वैध शासन प्रणाली चली, वो कब चली? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन से अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली चलाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, मतलब किस अधिनियम के द्वारा जो है संघीय प्रणाली बनाने का प्रयास किया गया था? तो ध्यान रखेंगे इस बात का। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 1909 है, 1919 है, 1935 है और डी ऑप्शन आपके पास इनमें से कोई नहीं। जो आपको सही लगता है वो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे 1909 की, तो 1909 जो है भारत सरकार अधिनियम का ये बात करेंगे तो 1909 में क्या है आपका? 1909 का दूसरा नाम पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 का जो है दूसरा नाम क्या है? वो दूसरा नाम क्या आएगा इसका? मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे आप 1909 को। और अगर हम बात करेंगे 1919 को, 1919 का जो दूसरा नाम है वो क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर रहा वो आंसर क्या रहा? आंसर रहा आपका 1935। भारत में जो संघीय प्रणाली की बात की गई वो कौन से अधिनियम के तहत करी गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और भारत शासन अधिनियम 1935 आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है
जो हमारा भारतीय संविधान बना है, ठीक है। भारतीय संविधान में मैक्सिमम आपका लगभग 200 के करीब जो आर्टिकल हैं हमारे, वो कहाँ से उठाए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी, ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी। आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हैं, 1935 का है, 1919 का है, 1909 का है, 1858 का है। आप अपना आंसर लगा सकते हैं ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपका आंसर क्या रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता रही थी, तो ये कौन सा है आपका 1935 का, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। और 1919 के बारे में आपको बता चुका हूं, और आगे 1858 के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, मतलब कौन से अधिनियम के तहत जो है भारत में सेक्रेटरी की पोस्ट जो है निर्मित हुई थी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, इसमें से आपको पता है कि माले मिंटो एक्ट 1909 में आया, तो यहाँ पे नहीं है ये आपका किससे रिलेटेड है, सांप्रदायिक चुनाव से। पहली बार जो है इंडिया में मुसलमानों को मुस्लिम लीग के द्वारा जो डिमांड की गई थी कि हमें एक अलग आरक्षण चाहिए, हमारे लिए अलग वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इनको अलग सीटें दी गई, मतलब पहली बार जो भारत में सांप्रदायिक चुनाव हुए हैं वो कब हुए हैं, 1909 में हुए हैं। और उसके बाद जो है भारत जो है आपका फिर बढ़ता चला गया। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा, ठीक है, कि भारत में जो सचिव की पोस्ट निकाली गई वो कौन से अधिनियम के तहत निकाली गई, तो वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। अब देखिए 1857 तक, जब तक आपका स्वतंत्रता का पहला संग्राम नहीं हुआ था, या इसको आप सैनिक विद्रोह बोल सकते हैं, स्वतंत्रता का संग्राम कह सकते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ठीक है। 1857 में जो हुआ, तब तक जो भारत था वो किसके अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत कंपनी के अधीन कब तक रहा, 1857 तक। 1757 से लेकर के 1857 तक भारत जो है किसके अंडर रहा, कंपनी के अंडर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे विद्रोह हो गया, विद्रोह होने के कारण जो है यहाँ पे कंपनी से उसका सारा जो भारत था, भारत का जितना भी काम था या जितने भी काम चलते थे कंपनी के अंडर, वो सारे शिफ्ट करके किसके अंडर रखे गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रखे गए, ठीक है। तो भारत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या ताज के अधीन कब हुआ, 1858 में। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत है वो ताज के अधीन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कब हुआ, कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। और अगर हम बात करेंगे सेक्रेटरी की पोस्ट की, तो भारत में जो सेक्रेटरी की पोस्ट निकाली गई वो भी कौन से अधिनियम के तहत निकाली गई, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निकाली गई। और जो भारत के पहले सेक्रेटरी थे वो कौन थे, लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। भारत के पहले जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वो कौन थे, राजस्व सेक्रेटरी, राज्य सेक्रेटरी कौन थे, स्टेट सेक्रेटरी लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। इनका ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपका कि भारत के पहले जो है राज्य सचिव कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। भूगोल का जनक आपके पास 4 ऑप्शन है, हेरोडोटस है, एनेक्समेंडर है, एरोस्thenes है, हिकेटस है। तो देखिए यहाँ पे जो है भूगोल के जनक की बात करेंगे तो भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा, एरोस्thenes को कहा जाएगा, ठीक है। ये जो है इन्होंने पहली बार ज्योग्राफिया शब्द या भूगोल शब्द का जो है पहली बार जो वर्णन किया था वो किसने किया था, या पहली बार जो प्रयोग किया था भूगोल का या ज्योग्राफिया शब्द का वो किसने किया था, एरोस्thenes ने किया था। और अगर हम बात करेंगे हिकेटस की, देखिए हिकेटस भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ही हैं, और सबसे पहले इन्होंने जो है
पृथ्वी का वर्णन किया था? पृथ्वी का वर्णन करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो है आपके हिकेटस। और भूगोल शब्द का जो भूगोल शब्द कहा या ज्योग्राफिया कहा वो किसने कहा? एरोस्टनीज ने कहा। और अगर हम बात करेंगे हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस जो है किसके पितामह हैं? इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री के पितामह कहा जाता है, इतिहास का पितामह कहा जाता है इनको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ठीक है, जो प्राचीन भारतीय थे हमारे लोग, वो क्या मानते थे? इसको ग्रह मानते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये ग्रह नहीं है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, शनि है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या रहेगा? वो आप क्या आंसर लगाएंगे? सूर्य। सूर्य क्योंकि ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है? तारा है। ध्यान रखेंगे इस बात का, सूर्य क्या है? तारा है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 12वां क्वेश्चन है आपके पास, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किस दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जो भी कोणीय दूरी बन रही है आपकी, उसको हम क्या कहेंगे? आपके पास आंसर है ऑप्शन में प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, आपका आंसर क्या रहेगा वो देखिए, अगर हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं, मतलब आपकी पृथ्वी की एक ऐसी लाइन खींची गई है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं। और ये कौन सी डिग्री पर है? ये है भैया 0 डिग्री पर। कौन सी डिग्री पर? 0 डिग्री पर। तो देखिए अगर हम बात करेंगे, जो इस प्रकार की लाइनें होती हैं आपकी, इस प्रकार की जो लाइनें होंगी, इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम लैटिट्यूड या अक्षांश, ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम? लैटिट्यूड या अक्षांश। तो भूमध्य रेखा आपकी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो गोलार्धों में बांटती है। कौन से? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और देशांतरीय लाइनें आपकी पृथ्वी को किस तरीके से बांटती हैं? ये है आपकी इस प्रकार की लाइनें जो हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या देशांतर कहते हैं। और ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती हैं। इसमें जो है पूर्व और पश्चिम की बात की जाती है, ठीक है, पूर्व और पश्चिम की बात होगी तो आपका आंसर देशांतर रहेगा। जब उत्तर और दक्षिण की बात होगी तो आपका आंसर क्या रहेगा? अक्षांश रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो नदी की शाखाओं के बीच में जो त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक जो है आकृति होती है, उसमें देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, जलोढ़ पंख है, नदी विसर्प है, प्राकृतिक तटबंध है या डेल्टा है। तो जो आपको आंसर लगता है वो आप लगा सकते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा डेल्टा, ठीक है। त्रिभुजाकार आकार की जो आकृति बनती है वो किस में बनती है? डेल्टा में बनती है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो कहाँ पे है? इंडिया में है, एशिया में है। कौन सी नदी पर बनता है? मेघना नदी पर बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। कौन सी नदी पर बनेगा? मेघना नदी पर बनेगा। मेघना नदी कैसे बनती है आपकी? एक गंगा के मेल से, इसमें आप ब्रह्मपुत्रा जोड़ लेते हैं, ठीक है, और साथ में मणिपुर से जो आती है आपकी मेघना, इन तीनों के जोड़ से ये क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है, ठीक है। और मेघना नदी या गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी क्या बनाती है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे? इंडिया में है। कौन सी नदी पर है? गंगा कह सकते हैं आप, ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं, मेघना कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, ये बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है, गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और जब ये इंडिया को छोड़ती है गंगा, तो उस समय इसका गंगा का नाम हो जाता है, जब ये इसकी इंडिया को छोड़ने वाली होती है कुछ समय तक,
जो है कुछ किलोमीटर आगे तक इसका नाम हो जाता है। जैसे शुरू में भागीरथी था तो लास्ट में भी क्या हो जाता है, भागीरथी हो जाता है। और ये गंगा जो है इंडिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो कि आपकी कितनी बहती है इंडिया में, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम बताना है आपने। आपके पास 4 ऑप्शन है, कोंकण तट मैदान है, मालाबार तट मैदान है, तटीय मैदान है, कोरोमंडल तटीय मैदान है, गुजरात मैदान है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप 4 में से अपना आंसर लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, पूर्वी तटीय की बात करेंगे, पूर्व तटीय तट की बात करेंगे तो वो किसको कहा जाता है, आपका कोरोमंडल को कहा जाता है। ठीक है, कोरोमंडल को क्या कहा जाता है, पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है कोंकण तटीय मैदान या मालाबार तटीय मैदान, गुजरात मैदान, तो ये सारे तीन के तीनों जो आंसर हैं वो किसके आएंगे, वो आएंगे आपके पश्चिमी तटीय मैदान के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ये पश्चिमी तटीय मैदान के नाम है, गुजरात मैदान, मालाबार तटीय मैदान या कोंकण मैदान। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये 15वां क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा था, मतलब पन बिजली परियोजना भारत की पहली कौन सी थी। आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं 4। इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका कोई सुझाव हो उसे भी ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो सही लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।